कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हम मॉडर्न इंडिया के एक बड़े चैप्टर को लेकर चल रहे थे जिसका नाम था नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय आंदोलन। ये राष्ट्रीय आंदोलन की हमने शुरुआत की थी और हमने देखा था कि ये राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआत के क्या कारण रहे और उसके बाद में हमने कांग्रेस को पढ़ना शुरू करा था। और कांग्रेस को जब हमने पढ़ना शुरू करा तो कांग्रेस में हमने देखा कि भैया कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। और उसके बाद में जो राष्ट्रवाद जो छोटे रूप में था, जो पहले की संस्था राष्ट्रवाद को लेकर चल रही थी, जो क्षेत्रीय रूप में बटा पड़ा था, वो एकीकृत होने लगा। और एकीकृत हो जाने के बाद में पूरे देश की चर्चा कांग्रेस के द्वारा की जाने लगी। परंतु उसी दौरान हमें देखने में आया कि कांग्रेस में भी विचारधारा के आधार पर टूटन सामने आने लगी, मतभेद सामने आने लगे। और जब ये मतभेद सामने आने लगे तो हमें दिखाई देने लगा क्या, दो गुटों का निर्माण, एक उग्रवादी गुट और एक गुट का नाम था उदारवादी गुट। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक के जो आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते आए हैं, वो मॉडर्न इंडिया में आपने घटना देखी, घटना का कारण देखा, घटना के कारण के बाद में परिणाम देखे, सकारात्मक नकारात्मक, और आपने हर एक को अलग अलग पढ़ने की कोशिश की। पर मैं आपको ये बता दूं कि 1885 के बाद में एक घटना केवल एक घटना रहकर नहीं रह जाती। घटना के पीछे कोई घटना घटी रहती है जिसका प्रभाव आगे आने वाली घटना पर रहता है और इस घटना का प्रभाव आगे आने वाली घटना पर रहता है। कभी कभार एक घटना कई सारे घटनाओं के लिए उत्तरदायी रहेंगी। तो आपको मैं ये बताते चलूं कि यदि आप लोग सीरियसली वीडियोस को देख रहे हैं तो केवल देखिए ना, नोटबुक अपने पास में रखिए, उसमें नोट करते जाइए और नोट करने के बाद में जहां पर भी लगे कि दिक्कत हो रही है तो फिर से पीछे आइए और फिर उसको देखिए। अभी तक के लगभग 25 लेक्चर हो चुके हैं। आप उन लेक्चरों को फिर से वीडियो में ना देखें। अब यदि आप लोगों ने नोटबुक में अपने सिनॉप्सिस बनाए हैं, उसको डेट वाइज, योजना वाइज, हर चीज को हमेशा पढ़ने की कोशिश करिए। तो पहला लेक्चर एक बार जरूर देखिएगा, जो ओवरव्यू क्लास थी। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि जो सीक्वेंस हम पढ़ा रहे हैं वो सीक्वेंस ओवरव्यू क्लास में हम दे चुके थे। तो उसके माध्यम से आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा और मोटा मोटा अंदाजा के साथ में आपको पता चल जाएगा कि ये घटना इस घटना के कारण हुई, इस घटना का ये प्रभाव रहा और इस प्रभाव के कारण फिर ये घटना घटी। तो मतलब कभी भी आप, जो मैंने आपसे वादा किया था कि भैया आप कभी इतिहास को रटे ना, वो वादा आप पूरा कर पाएंगे। मैंने करा था वादा, पर वो आप जब मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो आप खुद उस वादे में शामिल हो जाओगे। तो मतलब आप लोग को इतिहास नहीं पढ़ना है तो स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें अंडरस्टूड करना पड़े, समझना पड़े। और वो जब अंडरस्टैंडिंग आपकी परिपक्व हो जाएगी तो इतिहास कभी रटने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इतिहास क्या, पॉलिटी क्या, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट है वे सब्जेक्ट शुरू होते हैं तो शुरू होने के पीछे कुछ कारण रहते हैं, और जब सब्जेक्ट शुरू होता है तो उसके अंत होने के लिए भी कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो मतलब आप ये ध्यान में रखिए, अगर आप लॉकडाउन में अपनी तैयारी को सच में अच्छा बनाना चाहते हैं तो भैया नोटबुक में पूरे सिनॉप्सिस बना के रखिए। मैं ये वादा करता हूं कि जितने दिन लॉकडाउन चलेगा मैं पूरे सब्जेक्टों को वीडियो क्लासेस में बताने की कोशिश करूंगा और उस प्रकार की कोताही कभी नहीं करने की कोशिश करूंगा जिस प्रकार की वीडियो क्लासेस में प्राय होती है कि कोचिंग क्लासेस में कुछ बताया जाए और वीडियो में कुछ बताया जाए, मतलब काट छाट किया। उस प्रकार का कुछ नहीं होगा। बस ये रहेगा कि डिक्टेशन वाला जो काम रहता है, लिखाने वाला काम, मैं वीडियो में नहीं कर सकता, परंतु प्राय सिनॉप्सिस बनाकर मैं बोर्ड पर उतार दूंगा। आप लोग उस सिनॉप्सिस को उतारने की कोशिश करिएगा और उतारने के बाद पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये आज का मेरा कुछ उद्देश्य था जिसको लेकर मैं आपसे कहना था। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आप जो मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो अब, वो मॉडर्न इंडिया की अगर मैं बात कहूँ, कुछ उदाहरण देकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ये थोड़ा पेचीदगी वाला पोर्शन है। और पेचीदगी वाला पोर्शन है और इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि नेशनल मूवमेंट को मैं
लेक्चर के रूप में तो रखो, पार्ट के रूप में भी बनाओ। तो मतलब 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, जितने पार्ट बनेंगे चलने दो, ताकि बच्चा हमेशा नेशनल मूवमेंट को लिंकअप करते चले। तो नेशनल मूवमेंट को आपको लिंक बनाते चलना है, और लिंक बनाते चलना है तो आज के दिन आपको मैं थोड़े से सन बताते चलूंगा, आप वो सन को थोड़ा सा अपने कॉपी में एक साइड में लिखते चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको सन बता देता हूं। 1885 किसकी स्थापना हुई? कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई बेटा? कांग्रेस की स्थापना। 1885 के बाद में 1891 भारत परिषद अधिनियम आया। कौन सा अधिनियम आया? भारत परिषद अधिनियम आया। इसी के बाद में 1899 करजन का, किसका बेटा? करजन का वायस राय बनना। इसी के बाद 1902 विश्व विद्यालय अधिनियम। 1904 ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट। 1905 याद रखें, बंगाल विभाजन। 1905 बंगाल विभाजन। 1907 सूरत में कांग्रेस विभाजन। 1908 मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन। ये आप लिखते चलिए। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, आपको मेरे आगे के लेक्चरों में और आज के खुद के लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं हमेशा इन सनों का रेफरेंस लूंगा और उन बातों को बताने की कोशिश करूंगा। तो रेफरेंस लूं, उसके पहले अगर आप लोगों को उसके बारे में जानकारी होगी तो स्वाभाविक रूप से आपको मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से डर नहीं लगेगा। अब इसी के बाद में आप लिखिए बेटा, 1911 दिल्ली को राजधानी बनाया गया, घोषित किया गया। क्या किया गया? घोषित किया गया। दिसंबर में किया गया 1911 में, और 1912 में दिल्ली को कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरित किया गया। क्या किया गया? स्थानांतरित किया गया। इसी के बाद में लिखिए 1914 विश्व युद्ध की शुरुआत। 1914 विश्व युद्ध की शुरुआत। इसी के बाद में 1915 देखिए, गांधी का भारत आगमन। 1915 गांधी का भारत आगमन। 1916 बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 1916 को कुछ इतिहासकार भारत के विभाजन के पृष्ठभूमि मानते हैं। लखनऊ समझौता। कौन सा समझौता बेटा? लखनऊ समझौता। मैं बहुत इंपॉर्टेंट रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप ये याद रखिए। इसे बोला जाता है कि भारत विभाजित हुआ 14 अगस्त 1947 को। तो ये विभाजन की शुरुआत कहां से हुई? तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो 1937 में जब जिन्ना के द्वारा द्विराष्ट्र की बात की गई उसी को मानते हैं, और उसी के बाद बोलते हैं कि भैया मुस्लिम लीग ने इसके बाद में ही क्या बोलने लगे कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। पर अगर इसके बीज बोए गए
तो बीज बोए गए 1875 के अलीगढ़ में जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था विक्टोरिया विश्वविद्यालय, वहां पर बीज बोए गए और छोटा सा पौधा लखनऊ में बना और पेड़ बना 1937 में और फल देना शुरू करा 1947 में। तो मतलब आपसे कभी अगर प्रश्न पूछे कि भारत में विभाजन के बीज कहां पर बोए गए, तो 1875 जहां पर अलीगढ़ जो मुस्लिम सुधार आंदोलन शुरू किया गया था, वहीं से भारत विभाजन के बीज बोए गए। दिखना शुरू हुआ लखनऊ समझौते में, जो भूल थी हमारी, पौधा बना पेड़ बना कहां पर 1937 में और फल देना शुरू किया 1947 में। ये अगर सन आपको पता रह गए तो ये सन के बाद में मैं आपको बहुत सारी बातों को समझा पाऊंगा। ये आपने अगर लिख चुके हैं तो मेरे लिए बहुत आसान रहेगा कि आपको मैं किस प्रकार से टॉपिकों को समझा पाऊं। अब हम शुरू करते भैया कांग्रेस में विभाजन, कांग्रेस में उदारवाद और उग्रवाद। तो टॉपिक लिखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें लिखिए कांग्रेस में उदारवाद और दूसरा था बेटा उग्रवाद। उदारवाद उग्रवाद इस पे कल थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था और थोड़ा सा डिस्कशन हुआ तो मेरी इच्छा थी कि और थोड़ा सा डिस्कशन करें ताकि बच्चों के टॉपिक और थोड़े से स्मूथ बन जाए, एकदम स्मूथ बन जाए कि बस उनके दिमाग में आया कि लिबरल लोग थे तो उनके दिमाग में आना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले, तैयब साहब, तो दादा भाई नरोजी, मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनके दिमाग में ये आना चाहिए और आने के बाद में इनके आइडियोलॉजी आनी चाहिए कि उदारवादी व्यक्ति थे तो उदारवादी व्यक्ति की सोच हमेशा भारत में ब्रिटिश सत्ता को रहने देना, क्योंकि उन्हें लगता था कि भैया भारत में अगर ब्रिटिश सत्ता रहेगी तो समाजवाद, जो सामाजिक रूढ़िवादिता है, वो भारत से जाएंगी और इसलिए वो कभी भी भारत में ब्रिटिश सत्ता को हटाने की कोशिश नहीं करे। उन्होंने क्या कहा, आप रहिए, बस शासन करने की अनुमति हमें दीजिए, आपके निर्देशों के अनुसार ही हम शासन करेंगे। ये बात आपके दिमाग में अगर चलते रहेंगी तो मैं कहीं ना कहीं सार्थकता सिद्ध कर पाऊंगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया और आपके द्वारा समझा गया। तो हम यहीं पर ये बात करेंगे कि भैया उदारवाद की सोच क्या थी, जिसको मैंने बताने की कोशिश की। इनकी सोच स्वशासन की थी। मतलब क्या था कि भैया स्वशासन की डिमांड कहां से आने लगी, ब्रिटिशों की दो पॉलिसी रही उपनिवेशों के प्रति। आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाने की कोशिश करता हूं, पीछे मतलब बहुत पीछे, लगभग 100 साल पीछे। 1776 अमेरिका की आजादी। अमेरिका की आजादी के बाद में ब्रिटेन की हमेशा उपनिवेशों के प्रति जो पॉलिसी थी उसमें चेंज आया और चेंज आने के साथ में उन्होंने क्या किया, जो उपनिवेश में लोग काले हैं उनके प्रति कठोरता की नीति अपनाई जाए और जो उपनिवेश ब्रिटिश के लोग गोरे हैं उनके प्रति नरम या सॉफ्ट पॉलिसी को अपनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो गोरे उपनिवेश थे लाइक न्यूजीलैंड, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इसके प्रति उन्होंने सॉफ्ट नीति अपनाई और उनसे कहा कि आप हमारी कॉलोनी हो, आप हमारे उपनिवेश हो, परंतु आप हमारे निर्देश पे शासन करिए, आपको हम स्वशासन देते हैं। ये कहां पर पॉलिसी अपनाई उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। किसके बाद में, अमेरिका की आजादी के बाद। पर जो उपनिवेश में लोग काले थे वहां पर कठोरता के साथ शासन किया। और काले लोग कहां पर है, जिनकी त्वचा पर क्या रहता है, मेलेनिन। और मेलेनिन किन लोगों की त्वचा पर रहता है, जो भूमध्य रेखा के पास में रहते, मतलब भारत। तो भारत में पहले से ही कठोरता की नीति अपनाई। पर उदारवादियों का कहना था कि भैया हम आपको अपना शासक मानते हैं और आप हमें अपनी प्रजा मानो, और आप अपनी प्रजा मानो तो हम आपकी प्रजा होने के नाते हम अपने कुछ अधिकार रखते हैं जो आप हमें दीजिए। तो हम एक चीज मांग रहे हैं, वो है स्वशासन। तो उदारवादियों की जो हमेशा नीति रही वो हमेशा स्वशासन तक के ही टिकी रही। मतलब
आप लोग तो रह ही रहे, पर आपके निर्देशों के अनुसार हम शासन करेंगे। उग्रवादियों को ये चीज अच्छी नहीं लगी, उन्हें ये भिक्षावृत्ति लगी, भीख का कटोरा रहा, और उन्होंने कहा कि इस माध्यम से हम कभी भी आजाद हो ही नहीं सकते। और यही कारण रहा कि उनके द्वारा लगातार उदारवादियों का विरोध किया गया, वैचारिक रूप से विरोध किया गया, बातों के माध्यम से विरोध किया गया। जब जब अधिवेशन होते थे वो तब तब अपनी बातों को रखते थे और उदारवादियों के द्वारा जो कार्य किए जाते थे उसका विरोध करने की कोशिश करते थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक प्रमुख रूप से थे। और वो सीधे सीधे कहते थे, और सीधे सीधे वो कहते थे कि भैया अगर हम किसी भी प्रकार के कानून जो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया अगर उसको यहाँ पर लागू करते हैं और हम उसका पालन करते हैं तो मतलब हम अंग्रेजी सत्ता को भारत में सत्यापित कर रहे हैं। और यही कारण रहा कि जब ये याद रखिएगा, बहुत प्रमुख प्रश्न है, आप नोट भी कर सकते हैं, जब एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया जिसमें महिला की न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए शादी के लिए, ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका विरोध किया गया। और विरोध करने के बाद में उनके द्वारा कहा गया कि भैया ये हमारी संस्कृति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कई सारे इतिहासकारों ने क्या किया सॉरी बाल गंगाधर तिलक को एक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में दिखा दिया और बता दिए कि बाल गंगाधर तिलक महिला हितैषी नहीं है। पर साहब उनके अगर दर्शन को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाल गंगाधर तिलक जो एक उग्रवादी स्वभाव के व्यक्ति थे, उनका कहना था कि यदि हम दूसरे के ऊपर निर्भर होकर अपने समाज को सुधार करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसकी निर्भरता को हम सत्यापित करेंगे, मतलब ब्रिटिश सत्ता को भारत में सत्यापित करेंगे और ब्रिटिश सत्ता की जो वाइड ब्रिड बर्डन थ्योरी है वो कहीं ना कहीं सत्यापित होंगे, तो मतलब हमें गुलाम रहना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर सामाजिक सुधार करना है तो हमें अपने विवेक से और अपनी मर्जी से और अपनी ताकत के बल पर करना चाहिए, ना कि दूसरे के प्रभाव में आकर, ना कि दूसरों के दबाव में आकर। तो ये उग्रवादियों की थोड़ी सी विचारधारा, और ये उग्रवादी एकाएक पैदा हुए ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चल रहा था। उनमें लगातार तीव्रता में वृद्धि होती गई और तीव्रता में वृद्धि होने के पीछे कई सारे कारण थे। तो उदारवादी तो पहले से थे, 1885 के बाद में ही आपको दिखाई देंगे कि उदारवादी थे, 1885 के पहले भी उदारवादी थे। पर उग्रवादी व्यक्ति कांग्रेस में कैसे आए, तो उसके पीछे कई सारे कारण थे। तो हम कारणों को एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला कारण था बेटा विदेशी प्रभाव। अब विदेशी प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। अब विदेशी प्रभाव में कैसे, कि माना जाता था कि जो ब्रिटिश सेना है और जो यूरोपीय सेना है वो कभी भी पराजित हो ही नहीं सकती, खासकर काले लोगों के माध्यम से कभी पराजित हो ही नहीं सकती। ये हमेशा दम भरते थे यूरोपीय और खासकर ब्रिटिश व्यक्ति। परंतु जब एक छोटा सा देश जापान, अगर आप जापान को मैप में देखें, छोटा सा देश, जब एक छोटे से देश जापान के द्वारा एक बड़े से देश रशिया को युद्ध में हराया गया, उसके बाद में जो दम भरते थे यूरोपीय देश कि हमें कोई पराजित नहीं कर सकते, वो दम कहीं ना कहीं निस्तो नाबूद हो गया। इस दम को और दो युद्ध ने और निस्तो नाबूद किया। कहाँ किया, तो आप दक्षिण अफ्रीका जाओगे तो दक्षिण अफ्रीका प्रमुख रूप से सोना और हीरे के लिए बहुत अधिक फेमस है। दक्षिण अफ्रीका पर पहले प्रभाव जमाया था बेटा डेनिशों ने, डेनिश डच, याद रखिएगा। ये डच लोग वहां पर आए और वहीं पर आकर बस गए, और बसने के बाद में इन लोगों को बोआर डच कहा गया। और ये बोआर डच पूरे जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया वगैरह क्षेत्र में वो रहते थे। अब ये क्षेत्र में सोना और हीरा बहुत अधिक मात्रा में था। तो अंग्रेजों की जब यहाँ पर नजर पड़ी, तो नजर पड़ने के बाद में उन्होंने डचों को वहां से हटाने की कोशिश करी। वे डच जो कहाँ के हो चुके थे, अब अफ्रीका के हो चुके थे। जब अफ्रीका से हटाने की कोशिश करी तो उस समय में पूरे विश्व के प्रमुख देशों ने ब्रिटेन की इस क्रिया का विरोध किया, जिसके बाद में
उग्रवादियों को ये एहसास हुआ कि यदि पूरे विश्व को यदि हम ये बताए कि भैया भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है वो निरंकुश है, भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है वो जनहितैषी नहीं है, जनहित के विरोधी है, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, भारत को ब्रिटिश सत्ता से आजाद करवा सकते। ऐसा ही कुछ हुआ 1895 में, जब एक इटली जैसा देश अपना साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करता है, पर इथियोपिया जैसा देश, अफ्रीका का इथियोपिया बहुत बैकवर्ड देश है, जब वो उसको युद्ध में हराता है तो भैया फिर से यूरोप का जो डोम रहता है, जो दम रहता है, वो जो टूटता है। तो उसके बाद में भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाने वाले लोग रहते, उनमें ये जोश आता है कि भैया याचना करने से नहीं, विरोध करने से भारत की आजादी प्राप्त होगी। तो वो विरोध करते, परंतु उनको प्रेरणा कौन देता है, विदेशी प्रभाव। तो ये 3 घटनाएं विदेशी प्रभाव की रही जिसने उग्रवादियों को पैदा करने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब दूसरी घटना क्या रही? दूसरी घटना ये रही, जो कर्जन आया और कर्जन के पहले एक अकाल पड़ा। उस अकाल में बंगाल के क्षेत्र में लगभग 70 लाख लोग मर गए। 70 लाख लोगों के मरने के बावजूद भी जब सरकार ने कोई एक्शन लिया ही नहीं, तो उसके बाद में जिनके मन में राष्ट्रवाद बहुत अधिक ज्यादा था, उनमें उदारवादियों की नीति के प्रति संशय आने लगा। उन्होंने कहा कि भैया हमें याचना नहीं करना चाहिए, बल्कि विरोध करके अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए। और इसलिए कर्जन की कुछ नीतियां और कर्जन के आने के पहले कुछ घटनाएं, इन घटनाओं ने कहीं ना कहीं उग्रवाद को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम किया। कर्जन की नीति क्या थी? ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट लाए बेटा उन्होंने 1904 में ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट लाकर गुप्तचर प्रणाली के माध्यम से किसी भी घटना के और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके कारणों को नहीं बताया जाएगा, केवल गिरफ्तार किया जाएगा, कितने समय के लिए गिरफ्तार किया जाएगा ये भी नहीं बताएंगे, मतलब आतंकी कानून। दूसरा, विश्वविद्यालय अधिनियम लाकर उन्होंने क्या किया कि जो शिक्षा दी जाती थी उस शिक्षा पर सरकारी प्रभाव बढ़ाने लगे, और जब सरकारी प्रभाव बढ़ने लगा तो मतलब लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाने भी लगा कई साल। और प्रमुख घटना जो उग्रवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो घटना थी बंगाल विभाजन। मतलब कर्जन की कुछ नीतियों ने उग्रवाद को बढ़ाने का क्या किया, काम किया। जब कर्जन की हमें कुछ नीतियां दिखाई देंगी तो भैया उदारवादियों की कुछ निराशावादी क्रियाकलाप, इनके निराशावादी क्रियाकलापों ने भी उग्रवाद को बढ़ाया। इन्होंने शासन किया, इन्होंने 1885 से लेकर 1891 तक के लगातार सरकार से याचना की, और याचना करने के बाद क्या मिला, भारत परिषद अधिनियम। और जब भारत परिषद अधिनियम में कुछ भी नहीं मिला तो उसके बाद में उग्रवादी विचारधारा को बढ़ावा मिला। तो ये कुछ कारण थे जिसने उग्रवाद को बढ़ाया, और उग्रवाद बढ़ा और उग्रवाद के प्रभाव भी कुछ अच्छे दिखाई दे। उग्रवाद के प्रभाव को यदि हम और अच्छे से समझे तो भैया उग्रवाद के बढ़ने के कारण कई थे तो प्रभाव भी बहुत अच्छे पड़े। तो मैं प्रभाव को बताने की कोशिश करूंगा। प्रभाव की बात अगर करें, हम गांधी को बहुत अच्छे से पढ़े हैं। गांधी के समय में भी मैं आपको बहुत सारी बातों को बताने की कोशिश करूंगा कि गांधी क्यों जननेता कहलाए, वो क्यों एक राष्ट्रीय नेता कहलाए, क्यों उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से सुसज्जित किया गया। तो मैं उस समय में कुछ उग्रवादी नेता, बाल गंगाधर तिलक, उनके लोकनायक क्यों कहा गया, क्यों बोला गया, क्यों दादा भाई नौरोजी को नहीं बोला गया, क्यों गोपाल कृष्ण गोखले को नहीं बोला गया, क्यों तैयब साहब को नहीं बोला गया। इनको भी तो बोला जा सकता था क्योंकि इनमें भी तो राष्ट्रवाद था। भैया इसका प्रमुख कारण अगर हम कुछ कारणों में ले और कुछ कारणों को अगर समझे तो हमें समझ में आएगा कि जो उदारवादी व्यक्ति थे, उदारवादी व्यक्ति की मानसिकता हमेशा अभिजात रही। अभिजात का मतलब जात से बाहर,
मतलब इनकी सोच थी कि भारतीय समाज बहुत अभी पिछड़ा हुआ है, भारतीय समाज अभी भी जाति, धर्म, पंथ में अभी भी बटा हुआ है, और बटे होने के कारण वो इतना इसमें डूबा पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा उसमें घुसा पड़ा है कि उसको राष्ट्रवाद जैसे बड़े शब्दों के बारे में ज्ञान ही नहीं है। और जब ज्ञान ही नहीं है तो उनको बताने की आवश्यकता ही क्या? हम खुद नेतृत्व करेंगे और भारत को स्वशासन देंगे, ये किनका कहना था? उदारवादियों का कहना था। परंतु उग्रवादियों के मन में ये भाव ही नहीं था, क्योंकि आप लाल बाल पाल अगर ये तीनों नेता को देखोगे, अरविंद साहब को देखोगे, ये मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। ये मध्यम वर्ग के व्यक्ति का मतलब यह है कि ये ना तो गरीब और ना ही उच्च, और इनको पता था कि भैया उच्च व्यक्ति क्या सोचते और मध्यम व्यक्ति, उन्हें पता था कि भैया निचले व्यक्ति क्या सोचते जो गरीब है, और उन्हें पता था कि यदि मैं इन लोगों को जानकारी दूंगा और जानकारी देने के बाद में ये निश्चित रूप से हमारे सपोर्ट में आएंगे। तो यही कारण रहा कि इनका प्रभाव उग्रवादियों का बहुत ज्यादा पड़ा। इन्होंने जो भी आंदोलन चलाया, चाहे स्वदेशी आंदोलन, चाहे बंगाल विभाजन के बाद में चलाया गया उनके द्वारा आंदोलन, इस आंदोलन में जनता की भागीदारी बढ़ गई, महिला की भागीदारी बढ़ गई। वो महिला जो पहले प्रताड़ित होती थी, जो कभी पल्लू नीचे रखकर चलती थी और कभी घर के चार दीवारी को क्रॉस नहीं करती थी, उसकी भागीदारी बढ़ गई। बच्चे ने स्कूलों को छोड़कर वो आंदोलन में चले गए, मतलब जनाधार को बढ़ाया। इनके द्वारा राष्ट्रवादी शिक्षा को बढ़ावा मिला, इनके द्वारा उद्योगों को बढ़ावा मिला। तो भैया इनका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा, और इनका जब प्रभाव पड़ा तो उसके बाद में हमें दिखाई देगा कि जो गांधी 1915 में आए, वो गांधी ने इनके ही पृष्ठभूमि पर आकर आगे अपने आंदोलनों को चलाया। मतलब गांधी जी ने आंदोलन चलाए, सफल रहे, परंतु उसके पहले भी सफल आंदोलन हो चुके थे जो उग्रवादियों के द्वारा चलाए। यहां तक क्या आपको समझ में आया? यहां तक अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है।